हेलो एवरीवन। पिछले अंक में हमने पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप तथा लेखन प्रक्रिया के विषय में चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत हमारे 4-5 टॉपिक थे, उन पर हमने विस्तृत चर्चा की थी। आज हमारा दूसरा विषय आता है सृजनात्मक लेखन। सृजनात्मक लेखन क्या है, कौन कौन से विषय इसके अंतर्गत आते हैं। सृजनात्मक लेखन मौलिक लेखन को कहते हैं। ये मनुष्य के द्वारा स्वयं ही लिखा जाता है। भाव विचार जो हमारे मन के भीतर छिपे होते हैं वही गद्य या काव्य का रूप ले लेते हैं। इसी के अंतर्गत आज हमारा पहला विषय है कविता लेखन। कविता लेखन क्या है? कविता लेखन वास्तव में मानव के मन में तरह तरह के भाव छिपे रहते हैं और जब उन्हें उन भावों को, मन को अनुकूल परिस्थिति मिलती है तो वो तुकबंदी बनकर, तुकबंदी के रूप में बाहर आ जाते हैं। वही कविता का रूप धारण कर लेते हैं, कविता बन जाते हैं या कविता कहलाते हैं। कविता बनाई कैसे जाती है? कविता के बनने की कहानी जाने अनजाने हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। कभी माता के द्वारा, कभी दादी के द्वारा, कभी नानी के द्वारा, उनकी जुबानी बहुत सारी, कई बार हम ऐतिहासिक इसी प्रकार की कहानियां काव्यात्मक ढंग से सुनते हैं। आज तो हालांकि ऐसा वातावरण नहीं रहा है कि दादी नानी के साथ पारिवारिक संबंध हो या रहा जाए। सब एकल परिवार में रहते हैं, व्यक्तिगत सबका जीवन है। पर फिर भी आज भी बहुसंख्य लोग इतने भाग्यशाली हैं कि जिनको अपनी दादी नानी का साथ मिलता है और उनसे अपने इतिहास की कहानियां तथा काव्य के रूप में भी इतिहास को सुनते हैं और नॉलेज प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। कभी लोरी के बोल होते थे, दादी नानी जो सुनाती थी, और कभी बच्चों के खेल के रूप में गीत होते थे। कक्षा 10 में आपने माता का आंचल में पढ़ा था, उसमें भी तुकबंदी थी छोटी छोटी। कभी बच्चे ही तोतली जबान में कोई कविता सुनते हैं तो उसी को गुनगुनाने लगते हैं, बोलने लगते हैं। तो इसी तरह से कविता लेखन में कुछ बच्चों की रुचि जागृत हो जाती है, बड़े होकर आनंदा का रूप ले लेते हैं। जूझ कहानी में आपने पढ़ा था कि वो अपने मराठी के अध्यापक से इतने प्रभावित हुए कि वो भी अपने खेत पर, अपनी भैंस पर, अपने फूलों के पौधों पर, बेल पर कविता रचना करने लगे, तुकबंदी करने लगे। तो इसी प्रकार से कविता लेखन का कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि कोई हमें समझाएगा तब हम लिखेंगे। नहीं, ये हमारे मन के भाव होते हैं। उन्हीं को हम तुकबंदी में जब बोलने लगते हैं, लिखने लगते हैं तो वही कविता का रूप ले लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कविता के उपकरण। भाई टूल का तो आज जमाना है। हम अपना मोबाइल या कोई भी टेक्निक यूज करते हैं तो टूल्स तो होते हैं उसमें, उन्हीं के द्वारा हम सीखते हैं, जानते हैं और अपने कार्य की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ कविता के टूल क्या हैं, उपकरण क्या हैं? कविता का सबसे पहला उपकरण है शब्द। शब्दों के मेल से या शब्दों के मेल जोल से कविता रची जाती है, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कविता रचना की सबसे पहली शर्त यही होती है कि उसमें शब्द हो, शब्दों का सही चुनाव हो। इस संबंध में अंग्रेजी कवि W.H. ऑडेन ने भी कहा है कि प्ले विद द वर्ड्स, यानी शब्दों के साथ हमें खेलना चाहिए। क्लास 12th में एक कविता है बात सीधी थी पर, उसमें शब्दों का खेल ही कवि ने प्रस्तुत किया है, परंतु इस बार वो सिलेबस से हटा दी गई है। बहुत सुंदर कविता है। अर्थात शब्दों से खेलना सीखना चाहिए, तभी हम कविता रच सकते हैं या तुकबंदी कर सकते हैं। उनसे मेल जोल बढ़ाना यानी वोकैबुलरी को साउंड करना, शब्दों के भीतर सदियों से छिपे हुए अर्थों की परत को खोलना, समझना, लोगों तक पहुंचाना। नेक्स्ट पॉइंट आता है
छंद, बिंब और छंद। आप जब कविता पढ़ते हैं तो उसमें दृश्य बिंब होते हैं, श्रव्य बिंब होते हैं, स्पर्श बिंब होते हैं। और छंद तो आप भली भांति जानते हैं कि किसी में मुक्तक छंद होता है, किसी में दोहा छंद होता है, किसी में चौपाई छंद होता है, किसी में रोला छंद होता है, यानी अलग अलग छंद। बिंब और छंदों की बहुत बड़ी महत्ता, बल्कि कहना चाहिए कि बहुत बड़ा रोल होता है कविता को सरस बनाने में। यदि इन सब का सहारा कवि नहीं लेगा तो हमारी कविता नीरस लगेगी और पाठक को सुनने में, पाठक को पढ़ने में, श्रोता को सुनने में आनंद नहीं आएगा। वास्तव में हमारे ये जो फिल्मी गीत होते हैं ना, चित्रपट संगीत, ये सब कविता ही होती हैं और इनको इनकी भाषा में बंदिश कहा जाता है। बिंब और छंद को वास्तव में आंतरिक लय भी कहा जाता है। ये कविता को इंद्रियों से पकड़ते हैं, उसकी बारीकियों से पकड़कर उसको शब्दबद्ध करते हैं। दुनिया को जानने का एकमात्र सुलभ साधन इंद्रियां ही हैं। बाह्य संवेदनाएं, भावनाएं, उद्गार मन के स्तर पर बिंब के रूप में बदल जाते हैं। कुछ विशेष शब्दों को सुनकर अनायास ही मन के भीतर कुछ चित्र कौंध जाते हैं, हमारे स्मृति पटल पर वही चित्र अंकित होने लगता है। पढ़ते पढ़ते हमें लगता है कि वह दृश्य हमारे सामने चल रहा है। स्मृति चित्र ही शब्दों के सहारे कविता का बिंब निर्मित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है छंद कविता का अनिवार्य तत्व। छंद, जिसका दूसरा नाम आंतरिक लय है, भीतर से हमारे उद्गार होते हैं, यह कविता का अनिवार्य तत्व होता है। यदि कविता में यह नहीं होगा तो कविता सरस नहीं होगी बल्कि नीरस हो जाएगी। मुक्त छंद की कविता लिखने के लिए भी अर्थ छंद, जिसका दूसरा नाम आंतरिक लय है या लय का निर्वहन करने वाली होती है। कवि को भाषा के संगीत की भी पहचान होना अनिवार्य है। कवि नागार्जुन की कविता बादल को घिरते देखा है में मात्रा के अनुसार वास्तव में कोई छंद न होकर भी उसमें संगीतात्मकता है, लयात्मकता है। धूमिल की कविता मोचीराम में भी ऊपर से देखने पर कोई छंद दिखाई नहीं देता, परंतु उसका अपना भीतरी अर्थ छंद के रूप में ही प्रस्तुत होता है या हमें अनुभव होता है। कविता के दो पंक्तियां पढ़ती हूं। बाबूजी, सच कहूं मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। कवि के उद्गार हैं। सॉरी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कविता के अन्य तत्व। वातावरण, परिवेश के आसपास या साथ साथ कविता के सभी घटक, सभी तत्व भाव से परिचालित होते हैं, उन्हीं से चलते हैं, भावों से। मेन खेल कविता में केवल भावों का है, हमारे विचारों का है। कवि की वैयक्तिक सोच, दृष्टि और दुनिया को देखने का नजरिया, दृष्टिकोण कविता की भाव संपदा बनती है। उसकी इस वैयक्तिकता में सामाजिकता यदि मिली होती है तो इसका एक उदाहरण, जीता जागता उदाहरण हमारे सामने कवि निराला जी हैं। उनकी सरोज स्मृति सजीव प्रमाणित उदाहरण है, जिसमें घनघोर निजता, वैयक्तिकता, पर्सनल और उतनी ही सामाजिकता का समावेश देखने को मिलता है। लास्ट पॉइंट आज का हमारा आता है कविता के घटक। कविता के कुछ मुख्य घटक इस प्रकार से हैं कि कविता में क्या क्या होना चाहिए, क्या अनिवार्य है। कविता
भाषा में होती है, वो हिंदी में हो, अंग्रेजी में हो, किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है। अतः भाषा का सम्यक ज्ञान होना परम आवश्यक है, यानी भाषा का हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए। दूसरा आता है, भाषा शब्दों से ही बनती है। शब्दों का एक विन्यास होता है, यानी व्यवस्था। विन्यास से तात्पर्य होता है शब्दों की व्यवस्था, शब्दों का चयन, किस क्रम में हमें शब्दों को लिखना है, जिसे भाषा कहा जाता है। भाषा प्रचलित तथा सहज होनी चाहिए, परंतु इसकी संरचना यानी कविता की संरचना ऐसी होनी चाहिए कि पाठक को नई लगे, नवीनता लगे उस कविता में। यदि पुरानी ही परंपरा, पुरानी ही परिपाटी पर हम कविता लिखेंगे, पुराने ही प्रचलन में लिखेंगे, तो नवीनता नहीं लगेगी, वो कवि पाठक को नीरस लगेगी। कवि को छंद के अनुशासन की जानकारी भी होना आवश्यक है। भले ही मुक्त छंद कविता लिखी हो, पर उसका भी ज्ञान आवश्यक होता है। छंदोबद्ध कविता के लिए छंद की बुनियादी जानकारी भी आवश्यक है। कविता समय विशेष की उपज होती है, देन होती है। इसका स्वरूप समाज के साथ साथ बदलता रहता है। अब आज का समय कोरोना काल का है, तो हमारे बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी कवि हैं कि वो इसी विषय पर सुंदर कविता की रचना करेंगे। सबका अपना, क्योंकि हृदय में उद्गार सबके हैं। परिस्थिति से प्रभावित होकर कब वो डेवलप हो जाए, विकसित हो जाए, कविता का या किसी साहित्यिक रचना का रूप ले, ये हम नहीं कह सकते। साथ साथ बदलता रहता है। अतः किसी समय विशेष की प्रचलित प्रवृत्तियों की ठीक ठीक जानकारी भी कविता की दुनिया में प्रवेश करने के लिए आवश्यक मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, कम से कम शब्दों में अपनी बात को प्रस्तुत करना तथा कभी कभी दो शब्दों में या दो ही वाक्यों में कुछ ऐसी अनकही बात कह देना, ये कवि की विशेष एक शक्ति बन जाती है, बल बन जाता है उसका, लोग पहचानने लगते हैं। कविता की रचना के लिए चीजों को देखने की नवीन दृष्टि या नए को पहचानने और प्रस्तुत करने की कला को कविता की प्रतिभा कहते हैं। क्लास 9th में किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया, शमशेर बहादुर सिंह जी का लिखा हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया था कि जब वो घर से निकल जाते हैं और दिल्ली वो जाते हैं, तो वो पेंटिंग सीखने, रुचि उनकी पेंटिंग में थी, परंतु रास्ते में पैदल जाते आते वो दीवारों को देखते थे, उन पर बने चित्रों को देखते थे, प्राकृतिक वृक्षों को देखते थे, अन्य चीजों को देखते थे, और उसी पर उन्होंने तुकबंदी करनी शुरू कर दी थी। कहाँ तो वो पेंटर बनना चाहते थे, परंतु वो साहित्य जगत में आ गए थे। और इसी समय आपने अपनी कक्षा 12 में कविता उषा पढ़ी थी, जो शमशेर बहादुर सिंह जी के द्वारा ही लिखी गई है। इसके बिना यानी प्रतिभा के बिना काव्य लेखन संभव नहीं हो पाता। यह प्रतिभा प्रकृति प्रदत्त होती है, स्वाभाविक रूप से होती है। ऐसा नहीं होता कि कुछ परिस्थितिवश बन जाते हैं, परंतु स्वाभाविक रूप से होती है। उदाहरण हमारे पास बहुत सारे कवि हैं, रघुवीर सहाय जी हैं, हरिवंश राय बच्चन हैं, शमशेर बहादुर सिंह हैं, तुलसीदास जी हैं, फिराक गोरखपुरी जी हैं। ये इतनों की तो हम रचनाएं पढ़ ही रहे हैं। बाकी अन्य प्रीवियस कक्षाओं में भी आपने बहुत सारे कवियों की रचनाएं पढ़ी हैं। निराला जी प्रमुख हैं, रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख हैं। तो उनसे देखकर हम भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, कर सकते हैं। और आपके अपने सिलेबस के अनुसार आनंदा आपके सामने कवि बनने का उदाहरण है, शमशेर बहादुर सिंह जी हैं या अन्य और हैं। आज के अंक में यही, अगले अंक में एक नए विषय के साथ, नाटक लेखन के साथ मैं आपके समक्ष आऊंगी।